गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अगला पॉइंट था हमारा, जिसको हम पढ़ा रहे थे, जिसका नाम था तीसी या अलसी। इसमें कुछ पॉइंट शेष रह गए थे, उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे बेटा। तो देखना बेटा, ये जो पॉइंट है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स के, इसको आप लोग ध्यान से देखना अति आवश्यक है। तो देखना हमारा अगला पॉइंट है इरिगेशन। देखना सिंचाई देखिए बेटा, सिंचाई इसकी सिंचाई का निर्धारण कब करना है। एक बार मैं आपको याद दिला रहा हूं कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है अलसी का। तो इसका वानस्पतिक नाम हमने कल बात की थी लाइनम यूसिटेटिसिमम, नाम आपको याद रहे होगा। और इसका जो परिवार है वो है लाइनेसी है। इसमें गुणसूत्र हमने 2n बराबर 30 बताए थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसका इंपोर्टेंस भी आप लोग जानकारी प्राप्त की थी। इसमें जेट में प्रश्न उठ सकता है कि इसके फल को किस नाम से जानते हैं, सीड बॉल के नाम से जानते हैं। और एक प्रश्न उठने की संभावना है कि इसके रेशे को, जो अलसी का रेशा है, क्योंकि इसकी खेती किस उद्देश्य के लिए की जाती है, तेल वह, क्योंकि इसमें तेल कितना है 33 से 46% पाया जाता है, कल बात की थी अपने। और इसका जो फसल करने का उद्देश्य है वो तेल व रेशा दोनों उद्देश्य के लिए इसकी खेती की जाती है। और इसका जो चारा है उसका कागज बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फसल है ये, तो जो कागज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और कल हम एक पॉइंट की बात की थी, देखना मैं आज फिर आपको याद दिला रहा हूं। ये देखना FIR, देखना ये पॉइंट बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लेना कि फायर क्या है। किसी भी फसल की आप लोग बुआई कर रहे हैं उसको FIR कीजिए, FIR कीजिए। तो देखना F का मतलब होता है फंगीसाइड। फंगीसाइड का मतलब कवकनाशी दवाइयों से बीज को उपचारित करना, बीज व मर्दा को उपचारित करना है। और I का मतलब है इंसेक्टिसाइड, जिसको हम कहते हैं कीटनाशी दवाओं से कीटों को नियंत्रण करना है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, हम बीज बोने के बाद में राइजोबियम कल्चर, जितने भी कल्चर्स हैं आप लोग बीज को उपचारित करके बुआई कीजिए। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि हमारी राजस्थान की जो मृदा है वह जल है, वो खेती योग्य है। इससे किसान का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है, आमदनी अच्छी प्राप्त होती है। आमदनी कम होने के कारण है जैसे प्राकृतिक आपदाएं होते हैं, प्राकृतिक आपदाओं जैसे कीट है, आंधी है, ओले हैं, बर्फ है, अन्य ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से किसान को पूरा लाभ नहीं हो पाता है। और वो लाभ की तुलना में क्या होती है, उसके हानि होती है। तो ध्यान रखना बेटा, आप लोग अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है तो इस पॉइंट को अपने साथ रखिए। जितने भी आपके आस पड़ोस में या रिश्तेदार में जितने भी किसान हैं उनको ये कहिए कि एग्रीकल्चर में अगर IPM अपनाना है तो हमारे को FIR साथ लेकर चलना है। ये बहुत अपने आप में मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है खेती के लिए। जैसे एक था अभी हमारे एग्रीकल्चर का दूसरा नाम है ATMA। देखना शुरू करने से पहले ATMA, आत्मा, इसको क्या कहते हैं, आत्मा के नाम से चल रहा है। एक कहावत भी है, क्या कहावत है, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। तो इसको क्या बना दिया है, आत्मा बना दिया है यहां पर एग्रीकल्चर टेक्निकल मैनेजमेंट एजेंसी। इसका पूरा नाम यदि आप लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो ये देखिए एग्रीकल्चर टेक्निकल मैनेजमेंट एजेंसी। तो ये इस पर पूरी एग्रीकल्चर टिकी हुई है, ध्यान रखना। तो ETL, एक शब्द आता है ETL, इकोनॉमिक ट्रेशन लेवल, आर्थिक क्षति स्तर, इसी के अंतर्गत है ETL, इकोनॉमिक ट्रेशन लेवल, आर्थिक क्षति स्तर। मीन्स किसान की स्थिति है ही नहीं और उससे ज्यादा कहीं क्या कर देता है वो,
खेत में खर्च कर देता है तो उसको क्या प्राप्त होता है, 0 मिलेगा उसको। ध्यान रखिए, इसको साथ लेकर चलिए। ये कब होगा, आप लोग ये लेके चलेंगे, उसके बाद में इस पर ध्यान देंगे आप, और फिर इसका ध्यान रखिए। ये इकोनॉमिक प्रेशर लेवल है, आर्थिक क्षति स्तर से ज्यादा किसान खर्च कर देता है, किसान की आर्थिक स्थिति खराब है और वो कई गुना क्या कर देता है बेटा, पैसे खर्च कर देता है, और फिर वो क्या कहता है कि साहब हमारे तो नुकसान लगा है, तो नुकसान लगेगा, लाभ थोड़ी मिलेगा, और नुकसान तो लगेगा ही ना, लाभ कहां से आएगा। तो ये चीज आप लोग साथ लेकर चलिए। जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं, अभी तो आप लोग क्रियस क्रॉप पढ़ी है, फेबेसी लेग्यूम फसल पढ़ी है, जिसको आप लोग दलहनी फसल कहेंगे आप लोग। इसके बाद में तिलहनी फसल पढ़े हैं, वो तिलहनी फसल की अंतिम जो 7वीं फसल है वो अलसी चल रही है। इसका आप लोग ने वर्गीकरण किया है, इसके साथ में आपने इंपोर्टेंस देखा है, इसके साथ में आपने जलवायु देखा है इस फसल की, मर्दा देखा, किस्म देखी, बीज दर देखें, बीजोपचार देखें, ठीक है ना। ये देखने के बाद में हम सिंचाई करेंगे, सिंचाई के बाद में हम खाद उर्वरक करेंगे, फिर अंतरा कृषि करेंगे, ऐसे विभिन्न खरपतवार नियंत्रण करेंगे, हाँ, और फिर इंसेक्ट देखेंगे, ठीक है, पौध अंतरण देखेंगे, फिर हम इसका उपज देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है, और इंपॉर्टेंस पॉइंट कब सही होंगे, जब ये तीनों चारों पॉइंट साथ लेकर चलेंगे आप लोग। तो ध्यान रखिए बेटा, हमारी फसल का जो अगला टॉपिक था सिंचाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी सिंचाई कब करनी है आप लोग, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखिए आप लोग, सिंचाई फसल बुआई की या बीज बुआई के 30 से 35 दिन बाद में पहली सिंचाई कब करें, बुआई के 30 से 35 डेज, ठीक है, 30 से 35 डेज बाद पहली सिंचाई कीजिए, क्योंकि अलसी सूखा सहन कर लेती है। अगर समय पर पानी मिल जाता है तो अच्छा पैदावार दे देता है, ज्यादा इसको पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। और इसकी बुआई के 30 से 35 डेज अर्थात शाखाएं निकलते समय, यहां पर लिख रहा हूं शाखाएं निकलते समय पहली सिंचाई का निर्धारण करें, पहली सिंचाई का निर्धारण करें। और दूसरी सिंचाई देखना बेटा, ठीक है ना, दूसरी सिंचाई देखेंगे आप लोग बुआई के 60 से 65 डेज, ठीक है ना, के बाद सिंचाई करें, अर्थात फल बनने, यहां लिख रहा हूं फल बनने पर, बनने शुरू होने के समय, कहने मतलब फल बनने के शुरू होने के समय, जब फल बनना शुरू हो जाए, इसका जो सीड बॉल बनना शुरू हो जाए, तब इसकी दूसरी सिंचाई कर देवे। ध्यान रखिए, इसके तने से रेशा प्राप्त किया जाता है। कहां से निकाला जाता है, तने से। इसको भिगोया जाता है, भिगोने के बाद में इसका रेशा प्राप्त होता है। जेट के अंदर प्रश्न आ सकता है कि अलसी की फसल से रेशा प्राप्त होता है, तो आप लोग ध्यान रखना तने से प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसको भिगोकर इसका रेशा प्राप्त किया जाता है। तो इसकी जो दूसरी सिंचाई थी वो बुआई के 30, पहली सिंचाई है बुआई के 30 से 35 डेज अर्थात शाखाएं निकलते समय, और दूसरी सिंचाई का निर्धारण करना बुआई के 60 से 65 दिन बाद, अर्थात फल बनना शुरू हो जाए उस समय इसकी सिंचाई कर देवें, ठीक है। इसके बाद में हम अगला पॉइंट देख रहे हैं, देखना आप लोग, पौध अंतरण। देखिए पौध अंतरण, देखिए बेटा यहां पर हमारा टॉपिक है पौध अंतरण। देखिए पौध अंतरण, सिंचाई का निर्धारण करेंगे तो पौध अंतरण करना भी बहुत जरूरी है। यदि आप लोगों ने पौध अंतरण नहीं किया तो फसल क्या हो जाती है, सघन हो जाती है। फसल क्या हो जाती है, सघन हो जाती है, जिससे किसान का प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, घटता है। देखना आप लोग, ये देखिए लाइन से लाइन की दूरी और पी से पी की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए बेटा यहां पर लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी है मैंने,
30 सेंटीमीटर, यहाँ 30 सेंटीमीटर है, देखिए आप लोग अच्छी प्रकार से। और इसके बाद में देखना यहाँ पौधे से पौधे की दूरी में यहाँ पर 8 से 10 सेंटीमीटर रखा है, ठीक है ना। ये देखिए आप लोग, इससे क्या होता है कि न तो फसल सघन होती है, सभी जो आवश्यक क्रियाएं हैं वो सरलता पूर्वक हो जाती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक प्रश्न जो शुरुआत के अंदर क्रॉप में पढ़ाया था, धान की फसल पढ़ाया था, कि उसके अंदर जो क्यारी की जो चौड़ाई है वो 100 मीटर रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, कई बार प्रश्न पूछ लेता है। 1.25 रखा जाता है, ठीक है ना। वो क्यों रखी जाती है क्यारी की चौड़ाई, कि किसान आसानी से बैठकर, क्योंकि पानी भरा रहता है, अगर वो पानी में बैठकर कार्य करता है तो पौधे मिट्टी के अंदर मिल जाते, क्योंकि कीचड़ होता है और आप किसान क्या करता है, खरपतवार को निकाल नहीं पाता है, तो वो बैठा बैठा क्या कर लेता है, दोनों साइडों से आराम से उसका हाथ तक चला जाता है, इस साइड से और उस साइड से, दोनों तरफ से बैठकर वो आराम से धान की फसल के अंदर क्या कर लेता है, खरपतवारों को बीन लेता है। तो इसी प्रकार से देखना, यहाँ पर हम पौध अंतरण है वो सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं। क्यारियों की लंबाई हम जो जितनी भी फसल हैं उनकी लंबाई हम आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, इसके अंदर कोई बंदिश नहीं है, ठीक है। कोई 5 मीटर लंबा ले रहा है, कोई 8 मीटर ले रहा है, ठीक है ना, कोई 3 मीटर ले रहा है, कोई 2.5 मीटर ले रहा है, उससे कोई नहीं है। वो अपने जहां पानी की व्यवस्था होती है उसी हिसाब से सीड बेड का निर्माण कर लेता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसमें लंबाई की कोई फिक्स नहीं रखा है कि साहब ये लंबाई रख दी है, लंबाई कितनी भी रखी है, लेकिन आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि लाइन से लाइन की दूरी कितनी है और पौधे से पौधे की दूरी कितनी है, क्योंकि सीड बेड बना रहे हैं जिसको कहते हैं बीज सैया, ठीक है ना। बीज सैया मतलब बीज क्यारी, क्योंकि फसल की बुआई करते हैं तो क्यारी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल तो क्या है जो ड्रिप इरिगेशन है, जब हमारा चैप्टर आएगा, जब हम चैप्टर अगला जो पढ़ेंगे उसमें जैसे सिंचाई का जो निर्धारण है वो भी हम आप लोगों को विधियां हैं, सिंचाई करने की विधियां हैं, तो वो भी बताएंगे, उसमें सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप लोग ये जो फसल पढ़ रहे हैं उसके अंदर देखना, हम क्यारियों की लंबाई कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना ये फिक्स रहता है कि पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है। तो यहाँ पर लाइन से लाइन की दूरी हम 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रख रहे हैं, 8 से 10 सेंटीमीटर रख रहे हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना आप लोग, यहां पर हम निर्धारण करते हैं खाद एवं उर्वरक। ये देखिए आप लोग, जो हमारा अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है वो है मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। यहां पर देखना नाइट्रोजन और यहां पर देखना फास्फोरस और ये पोटेशियम। देखना यहाँ पर मैं एक एक के बारे में बता रहा हूँ, आप लोग अच्छी प्रकार से देखना। यहाँ पर 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से क्या लेवे, नाइट्रोजन लेवे, भूमि के अंदर नाइट्रोजन देंगे। क्यों? क्योंकि बेटा आप लोग क्या करते हैं कि खेत के अंदर ऐसी फसल बो देते हैं कि जैसे आप लोगों में एग्रोनॉमी के सिद्धांत बताऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है, उसके बारे में आप 11वीं में बताया होगा और 12वीं में बता दूंगा, क्योंकि आप समझेंगे, क्योंकि किसान को पता नहीं है सिद्धांत क्या है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो सिद्धांत के बारे में आपको पता होता है कि एक साल गहरी जड़ी वाली बोते हैं, एक साल कम पानी चाहने वाली बोते हैं, और दूसरे साल अधिक पानी चाहने वाले बोते हैं। तो ये चीज क्या है, एक वर्ष क्या करते हैं लेग्यूमिनेस वाले बोते हैं, जलनी फसल बोते हैं, एक वर्ष हम ग्रेमिनिकुल्स वाले बोते हैं। तो ऐसी फसल का जो किसान ध्यान न रखकर वो अपने हिसाब से खेती कर देता है, तो क्या होता है कि भूमि के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं मेजर, जिसको कहते हैं हम आवश्यक प्रमुख तत्व है, आवश्यक पोषक तत्व है, ये जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, ये बहुत ही फसल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये तीनों न्यूट्रिएंट अगर उपलब्ध नहीं कराते हैं तो निश्चित रूप से बेटा हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी मेंटेन जिस प्रकार से हमारे जन्मजात रोग होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं कि पोषक तत्व क्या करते हैं, उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और वो व्यक्ति क्या होता है कमजोर होकर वो अपनी जीवन लीला को समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से देखना, अगर पौधे में ये जो प्रकृति के द्वारा जो निःशुल्क उपहार दिया होता है, यदि उसको किसान गलत उपयोग कर लेता है तो वो उसकी पूर्ति नहीं करा सकता है कि बाहर से कितना वो फर्टिलाइजर्स डालेगा, समझ रहे हो आप लोग।
बाहर से वो कितना फर्टिलाइजर्स डालेगा वो पूर्ति नहीं किसी कंडीशन में नहीं करा पाता है। तो किसान को ये ध्यान रखना है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो समय समय पर आप लोग उपलब्ध कराते रहें ताकि पौधा अपने आप ही उसको मेंटेन कर सकें। तो मृदा के अंदर भी इतना नहीं है कि मृदा से पूरे न्यूट्रिएंट्स खींच ले में, ठीक है ना। अभी मैं आपको खेती के बारे में अगर बात करूं तो ऐसे ऐसे खाद ला कर दे देते हैं और ना और भूमि के अंदर नमक दे देते हैं। देखना कितना भूमि की ताकत को खत्म कर रहे हैं। और नमक डालते हैं तो ये भूमि से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वैसे आवश्यक पोषक तत्व में 17 हैं, ठीक है ना। अगर 17 पोषक तत्व है पौधे को नहीं मिलता तो कुछ न कुछ लक्षण प्रकट, पहले लक्षण प्रकट करता है। किसान को कहता है कि भैया ये देख ले, जैसे व्यक्ति के बुखार होती ना, हाँ, उसकी हाथ देखकर नापते हैं, सिर के हाथ लगाते हैं या उसके किसी अंग पर हाथ लगाकर देखते हैं तो उससे पता लगता है कि शरीर का तापमान ज्यादा है, बच्चे की बुखार है, ठीक है ना, कह देते ना। उसी प्रकार से फसल का पौधा है वो भी किसान के सामने प्रकट होता है, किसान देखता है और उसको ये कहता है, बोलता तो है नहीं, हाँ, वैसे लक्षण देखता है वो। और वो क्योंकि एक छोटा पौधा आता है सेम बच्चे के समान होता है बेटा, जितनी बच्चे की कदर करनी होती है उतनी ही हम छोटे पौधे की कदर करते हैं। यदि वो लक्षण प्रकट करके कर रहा है और किसान उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, जलकर नष्ट हो जाएगा। इसलिए बेटा जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका आप लोग सही मात्रा में निर्धारण कीजिए, जिससे पौधा क्या होगा, स्वस्थ होगा। अब स्वस्थ पौधा होगा तो बीज भी क्या होगा, स्वस्थ ही प्राप्त होगा और उसका पैसे भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ऐसे दाने में क्या हो जाता है, अपने आप चमक आ जाती है। और जिसके रोग होते हैं तो वो वैसे ही मरा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है तो उस पर मक्खियां बैठती रहती हैं, उसके पास में कोई नहीं बैठता है, नहीं बैठता ना, उसी प्रकार से वो उस पौधे की तरफ क्या करेंगे, ये तो मरा हुआ है, इस बीज को फेंक दो, ठीक है ना, कहेंगे ना आप लोग। तो वही चक्कर इसमें है और वही चक्कर मनुष्य में है, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो यहां पर देखना मैं नाइट्रोजन का निर्धारण कर रहा हूं 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और यहां पर फास्फोरस दे रहे हैं अपन 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, इस अलसी की फसल में क्या कर देते हैं, अलसी की फसल में क्या करते हैं पता है आपको, इसमें अधिक मात्रा में क्या दे देते हैं, क्या देते हैं, ये फास्फोरस दे देते हैं, नाइट्रोजन दे देते हैं, हाँ। तो इससे क्या होता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है, ज्यादा भी नहीं देना है। क्योंकि ये नहीं कि बहुत सारे क्या करते हैं किसान, कट्टे को वहां खेत के अंदर डाल लेते हैं और ये हाथ जो है ना, दोनों हाथ को बांधता है और उसको इस प्रकार से बिखेरने लग जाता है, पता ही नहीं है उसको, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पोटेशियम की मात्रा कितनी देनी है, 30 किलोग्राम देखना आप लोग, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पर इसका पोटेशियम का निर्धारण करना है तो और फसल को देना है। तो देखना बेटा, अगर अधिक मात्रा में, जैसे बहुत सारे किसान क्या करते हैं भूमि के अंदर डीएपी देते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट। देखना यहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है अपने, डीएपी, इसको देखना, इसको खोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट। यहाँ पर 16% नाइट्रोजन होता है इसके अंदर, ये ध्यान रखिए, और इसके अंदर 32% क्या होता है, फास्फोरस होता है। ये देखना पी होता है इसके अंदर, देखिए ये सॉरी 46 होती है, 32 नहीं होता, 46% फास्फोरस होता है, ये देखिए आप लोग, ठीक है। 16% नाइट्रोजन और 46% क्या होता है, फास्फोरस होता है। इसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें यूरिया भी है और फास्फोरस भी है। तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं, अपनी मृदा के अंदर डीएपी को क्या करते हैं, बीज के साथ में बुआई करते हैं, जिससे किसान का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस चीज़ को तो जानते ही नहीं है, वो क्या करते हैं कि बहुत सारे किसान तो क्या करते हैं, खड़ी फसल के अंदर मार देते हैं, उसको छिड़काव कर देते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना, खड़ी फसल में इतना काम नहीं करते हैं क्योंकि घुलने में बहुत लंबा समय लग जाता है, ठीक है ना। तो फसलों को पीला भी कर देता है, अगर पत्ते के संपर्क में आ जाता है फसलों को पीला कर देता है। लेकिन ये मृदा के अंदर बहुत ही सैटिस्फाई उर्वरक है, ये ध्यान रखना। तो आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं मृदा के अंदर, ठीक है। इसमें न्यूट्रिएंट्स में मैंने पोषक तत्व बता दिए हैं। इसमें देखना, इसमें 46% फास्फोरस है और 16% नाइट्रोजन है। ये कई बार जेट में आया हुआ है, ध्यान रखना, ये फैक्ट क्वेश्चन है, आने वाला प्रश्न है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखना बेटा, खाद उर्वरक के बाद में हमारा अगला पॉइंट है अंतराकृषि। क्या है, अंतराकृषि है, देखिए आप लोग, अंतराकृषि।
अंतराकृषि देखिए आप लोग, ये देखिए अंतराकृषि, क्योंकि हमने सारा पॉइंट देखा है, खाद उर्वरक का निदान कर दिया है। अब खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है कि देखिए बेटा, बुआई के बीज की बुआई करने पर या बुआई के 20 से 25 डेज के बाद में प्रथम निराई गुड़ाई कर देवे, पहली निराई गुड़ाई कर देवे, जिससे क्या होता है कि हाथ से जो कर्षण क्रियाएं होती हैं, जो कर्षण क्रियाएं जैसे हम निराई गुड़ाई करते हैं या गोज निनान करते हैं, उसके तहत क्या कर लेते हैं, हम खरपतवारों को बाहर निकाल देते हैं और साथ के अंदर भूमि की पपड़ी भी टूट जाती है, जिससे उसमें वायु का आवागमन सुचारू रूप से हो जाता है। ठीक है ना, ये क्रियाएं चलती रहती हैं। इसके बाद में अगर किसान के हाथ में नहीं रहता है कि ये खरपतवार नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेगा वो, पेंडामेथालिन, क्या है, पेंडीमेथालिन, ठीक है ना, क्या करेगा, पेंडीमिथलिन, ये देखना मैं लिख रहा हूं यहां पर पेंडीमिथलिन, ये देखिए पेंडीमिथलिन, पेंडीमेथालिन भी कर सकते हैं, मिथलिन भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना, पेंडीमिथलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व है, 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व है, सक्रिय तत्व, ये यानी कि इसमें साल्ट, ये साल्ट है, तो यहां देखना पेंडीमेथिलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व है, सक्रिय तत्व है, बुआई पश्चात वह अंकुरण से पहले 600 से, आप लोग 600 लीटर ले सकते हैं या 500 से 600 लीटर लिख सकते हैं। आप लोग यहां पर देखिए 500 से 600 लीटर ले सकते हैं, यहां 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर, किसमें, पानी में घोलकर छिड़काव करें, क्या करें, छिड़काव करें या मृदा में मिला देवें। ऐसा करने से क्या होता है, जितने भी खरपतवार हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो यह ध्यान रखना है, इसमें जो लेंसीड हैं, अलसी हैं, उसमें पेंडीमेथिलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व को, यहां पर को है, बुआई पश्चात, बुआई के बाद, वह अंकुरण से पहले, ये दोनों चीज ध्यान रखना, क्योंकि अंकुरण से पहले, अगर अंकुरण होने के बाद में इसको डाल दिया तो जर्मिनेट को खत्म कर देगा, देखना ना, ये ऐसा साल्ट है, ये पेंडामेथिलिन ऐसा शाकनाशी है जो फसल को तबाह कर देता है, ठीक है ना। तो बुआई पश्चात, बुआई के तुरंत बाद दूसरे दिन कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना, ज्यादा दिन लेंगे तो बीज क्या हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा, ये अंकुरण को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो इसलिए ध्यान रखना, बुआई पश्चात व अंकुरण से पहले 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। एक एक बिंदु आप लोगों को यहां स्पष्ट बताया जा रहा है, इसको आप लोग, इस वीडियो को आप लोग अच्छी प्रकार से देखना, आप लोगों को निश्चित रूप से ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए बेटा, आगे हम बात करते हैं, हमारा अगला पॉइंट है, देखना, यहां पर आप लोग अगला पॉइंट देख रहे हैं, हम कीट देखिए, जिसको हम कहते हैं कीट एवं रोग। तो यहां पर इंसेक्ट देखिए, कीट, ये पहला कीट है कटवर्म, और दूसरा है वायरवर्म, क्या है, वायरवर्म। वर्म का मतलब होता है गोल कीड़ा, वर्म का मतलब क्या होता है, कीड़ा, जो फसल को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कटवर्म कीट की बात करते हैं हम, यह कीट फसल के शीर्ष भाग को काटकर चट कर जाता है, क्या, शीर्ष भाग को काटकर चट कर जाता है।
जिससे किसान को बहुत हानि होती है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इमिडाक्लोरोपिड, ये ध्यान रखना, क्या करेंगे, इमिडाक्लोरोपिड, इमिडाक्लोरोपिड 17.8 है ना, कितना, 17.8 SL, ये SL है, सॉलिड लिक्विड, ठीक है। इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 100 ml, कितना, 100 ml दवा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, ठीक है ना। यहां पर मैंने दवा का इस कटवर्म, क्योंकि दवा का पता रहता नहीं है, किसान एग्री की दुकान पर जाता है, उसको चाह जैसा उसके मन में जो आती है वो दवा दे देता है और उसके पैसे बनाकर, बिल बनाकर उस किसान को दे देता है। और जब फसल आती है तो किसान कहता है इतने पैसों की तो पैदा हुई नहीं और इतने पैसों का बिल बनाकर दे दिया, क्योंकि दवा के अंदर वो विभिन्न प्रकार के क्या कर देता है बेटा, साल्ट बना देता है और किसान को क्या कर देता है, आर्थिक स्थिति से कमजोर बना देता है। ये ध्यान रखना। तो ये सेटिस्फाई दवा है जो गिडार है उसके लिए बहुत बढ़िया दवा है, इमिडाक्लोरोपिड। ये लिख लीजिए आप लोग, अपने मस्तिष्क में उतार लीजिए, अपनी जबान पर होना चाहिए, इमिडाक्लोरोपिड, ठीक है। और आप लोगों को कम से कम एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कम से कम 20-20 दवाओं का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है, कोई बागवानी वाला पूछ सकता है, कोई फल वाले वृक्ष से पूछ सकता है, कोई नर्सरी में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो ये ध्यान रखना। ये इमिडाक्लोरोपिड है जो गिडार वगैरह या कीड़ा लग जाता है उसके लिए बहुत बढ़िया दवा है। ये साल्ट है जिसने 17.8 SL वाला लाना, सॉलिड लिक्विड वाला। ml दवा को कितनी, 100 ml, यहां लिखा नहीं मैंने, 100 ml दवा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, ठीक है ना। ये प्रति हेक्टर है, ध्यान रखना। दवा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर छिड़काव करें, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक। इसके बाद में हम अगला हमारा कीट है वायर वर्म। क्या है, वायर वर्म। यह कीट क्या करता है, हरे भाग को खा जाता है। किसको खा जाता है, हरे भाग को खा जाता है। ये ध्यान रखना, ये हरे भाग को क्या करता है, खा जाता है, चट कर जाता है, जिससे किसान की पैदावार कम हो जाती है। इसके लिए भी आप लोग क्या करेंगे, इसी दवा का आप स्प्रे कर दीजिए, इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 100 ml दवा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर छिड़काव करें। इससे किसान को असचित लाभ प्राप्त होगा। यह है 2 कीट है अलसी के। इसके बाद में देखना बेटा, रोग देखना। क्या है, रोग, ये ध्यान रखना। रोग क्योंकि मृदा जनित और बीज जनित, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बीज जनित है और मृदा जनित है, दोनों ही रोग क्या है, खतरनाक है, फसल को तबाह कर देते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखना। गेरुआ अगला है, गेरुआ रोग देखना। गेरुआ देखना, जिसको रस्ट कहते हैं, रस्ट, ठीक है। इस रोग का प्रकोप होने पर, इस रोग का आक्रमण होने पर या इस रोग का प्रकोप होने पर पत्ती के दोनों ओर नारंगी पीले रंग के, किसके से, चमकदार, ऐसे वो लगा दो आप लोग, चमकदार नारंगी पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं और कुछ समय बाद में
ये नारंगी के धब्बे हाँ हल्के पीले होकर पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है ना। इससे किसान का पैदावार कमजोर होता है क्योंकि पत्तियां गिर जाएगी, पौधा सूख जाएगा। गिरवा रोग, इस रोग का प्रकोप होने पर पत्तियों के किनारों के दोनों ओर चमकीले नारंगी पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। ध्यान से सुन रहे हैं ना आप। इससे पौधा क्या होता है, सूख कर नष्ट हो जाता है। इसके लिए देखना रोकथाम, क्योंकि इसमें नियंत्रण होगा। ये नियंत्रण है, ये देखिए नियंत्रण है, और ये क्या है, रोकथाम। क्या है, रोकथाम है। तो देखना रोग रोधी किस्मों की, रोग रोधी किस्मों की बुआई करें, ठीक है। इसको आ भी कर सकते हैं, वाह को आ भी कर सकते हैं, बुआई। देखना आप लोग इसको गड़बड़ ना करें, बुआई भी कर सकते हैं, सोइंग भी कर सकते हैं। आप लोग जो भी आप लोगों की इच्छा है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर रोग रोधी किस्मों की बुआई करें, और ध्यान रखिए इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, केप्टान व हेक्सानॉल। देखना दूसरा क्या करेंगे, केप्टान प्लस हेक्सानोजल। देखना हेक्सा क्या है, हेक्सा का नोजल, हेक्सा का नोजल, हेक्सा का नोजल। देखिए कैप्टान प्लस हेक्सा का नोजल। कैप्टान है कवकनाशी दवा है, इसको बीज को उपचारित करते हैं। ये ध्यान रखिए बेटा, दोनों को मिलाकर कितना, 500 ग्राम दवा, 500 ग्राम ले लीजिए या 600 ग्राम। ये क्या करना है, 500 से 600 ग्राम दवा को लेकर 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, ठीक है ना। कैप्टान हेक्सा का नोजल, ठीक है ना। ये दोनों कवकनाशी हैं, और इस कवक को नष्ट करने के लिए गेरू क्या है, किसके द्वारा होता है, कवकनाशी है, फंगिसाइड है, फंगस के द्वारा लगता है, मृदा जनित रोग है, और फसल के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। तो ये ध्यान रखना, दोनों दवाओं को मिलाकर हम 500 से 600 ग्राम लेते हैं, और 500 लीटर पानी में घोलकर हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। अब यदि इसका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो 20 रोज के बाद में फिर आप लोग स्प्रे कर दीजिए, बिल्कुल 100% इस रोग की रोकथाम हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद में हमारा अगला रोग है उकटा। क्या है, उकटा रोग। क्या है, उकटा रोग है। ध्यान रखिए इसका, देखना उकटा रोग। दूसरा है उकटा रोग, जिसको हम कहते हैं विल्ट डिजीज। इस रोग का प्रकोप होने पर पौधे सूख कर नष्ट हो जाते हैं। अचानक देखना कि आप लोग देखते हैं कि ये अचानक ही कैसे हो गया, तो ध्यान रखना इसमें ऐसी फंगस लगती है, ये फंगस का आक्रमण होता है जिससे पौधे सूख कर नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, मृदा व बीज को उपचारित करके बुआई करें, सबसे बढ़िया नियंत्रण है उकटा का। क्या, बीज व मृदा दोनों को, ठीक है ना। जल्दीबाजी क्या करता है किसान, बीज को उपचारित कर लिया, मृदा को नहीं किया, निश्चित रूप से उकटा रोग लग सकते हैं। विल्ट डिजीज, अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, विल्ट डिजीज। तो ये ध्यान रखना, ये उकटा रोग है, इसका रोकथाम है मृदा व बीज को उपचारित करके बुआई करें। इसके बाद में देखना तीसरा है चूर्णिल आसिता। तीसरा रोग क्या है, चूर्णिल आसिता, जिसको हम छाछा रोग के नाम से जानते हैं या डाउन मिडलू के नाम से जानते हैं, भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। चूर्णिल आसिता, ये रोग
फंगस के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, जिससे पौधे की पत्तियों पर सफेद चूर्ण जम जाता है, जिससे पौधा पीला पड़कर सूख जाता है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। तो यहां इसके लिए क्या करेंगे, थायोफिनाइल, थायोफिनाइल, फिनाइल, मिथाइल, मिथाइल, यहां पर देखना थायोफिनाइल, मिथाइल 70% WP, 70% WP, वेटेल पाउडर। WP का नाम क्या है, वेटेल पाउडर। कितनी मात्रा लेंगे, 300 ग्राम, 300 ग्राम, ठीक है ना। क्या करेंगे, 300 ग्राम दवा को लेकर आप लोग छिड़काव करें, या केराथेन भी ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि बहुत सारी फसलों में केराथेन बता रखा है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर यह भी सेटिस्फाई दवा है, थायोफिनाइल मिथाइल 70% WP, वेटेल पाउडर 300 ग्राम दवा लीजिए और आप लोग 500 लीटर पानी में भी घोल सकते हैं इसको, और इसका छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या होता है, आशातीत लाभ होगा, ठीक है। ये थे रोग, जो पहला रोग बताया मैंने गेरवा, ये राष्ट्र है। तो देखिए इसकी रोकथाम, मैंने रोग रोधी किस्मों की बुआई करें और कैप्टार प्लस हेक्साकानोजल में क्या 500 से 600 ग्राम दवा लेकर कितना 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और उगटा है, वेल डिजीज है, जिसको आप लोग मुरझान बिंदु भी कह सकते हैं। मुरझान बिंदु क्या होता है, अचानक पौधा क्या हो जाता है, सूख जाता है और नष्ट हो जाता है। और इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, उगटा के लिए क्या करेंगे, आप लोग मर्दा व बीज को क्या करेंगे, उपचारित करके बुआई करेंगे, जिससे क्या होता है, इस रोग का कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद में देखना चूर्णिल आसिता, चूर्णिल आसिता में क्या होता है, ये इसके अंदर क्या होता है, ये रोग किसके अंदर, फफूंद के द्वारा लगता है या कवक के द्वारा लगता है, ठीक है ना। ये रोग कवक के द्वारा होता है, और इस रोग का आक्रमण होने पर क्या होता है बेटा, पत्तियों पर सफेद चूर्ण जम जाता है, सफेद पाउडर जम जाता है, जिससे पत्तियां वृद्धि नहीं कर पाती हैं और पीली पड़कर क्या हो जाती हैं, झड़ जाती हैं। तो इसका रोकथाम क्या करेंगे, थायोफिनाइल मिथाइल 70% WP, वेटेल पाउडर 300 ग्राम दवा लेकर आप लोग 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे आप लोग, ठीक है ना। इससे क्या होता है, आशातीत लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद में देखना बेटा, उपज देखिए आप लोग, क्या लेंगे, उपज लेंगे कि इससे उपज से पहले क्या करेंगे, कटाई। यहां पर देखना मैं पॉइंट डाल रहा हूं, कटाई देखिए आप लोग, कटाई हार्वेस्टिंग देखिए आप लोग, कटाई एवं मंडाई। मंडाई का मतलब होता है बीज को भूसे से अलग करना या दाने को चारे से अलग करना, ठीक है ना। उसको हम क्या कहेंगे, मंडाई कहेंगे या गहाई कहेंगे। क्या कहेंगे, गहाई। पहले हमारे पास में बेटा ऐसा कोई यंत्र नहीं था, थ्रेसर वगैरह मशीन की हमारे भारत के अंदर व्यवस्था नहीं थी, तो कितना विकसित देश था नहीं। जिस जैसे विकसित देश हुआ वैसे वैसी मशीनें आ गई। आज तो आप लोगों को पता है कि जैसे ये कंडीशन है बेटा कि आप लोग मशीन लगा दीजिए, कटाई होती रहेगी फसल की, और ट्रॉली के अंदर आप लोग जो ट्राली है उसके अंदर अनाज गिरता जाएगा अपने आप, और अपने घर ले जाकर रखिए। ऐसी व्यवस्था हो गई। पहले क्या था कि जैसे जानवरों का सहारा लिया जाता था, गहाई के अंदर क्या करते थे, जानवरों का सहारा लिया करते थे, या फिर डंडे से पिटाई करके। क्योंकि आज हमारे एग्रीकल्चर में आज भी है कि दाने को भूसे से अलग करने का सबसे बढ़िया तरीका था डंडों से उसको पीट कर, और उसको फिर क्या करते थे, हवा के सामने उसको चारे को उड़ाकर दाने को अलग कर लिया जाता था। आज तो क्या है, वो हवा का सिस्टम क्या कर दिया, मशीन के अंदर पंखा लगा दिया और उस दाने को अलग कर लेते हैं और चारे को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, कटाई क्या करते हैं, फसल पकने पर, फसल पकने पर था। फसल पकने कैसे दिखा किसान कि जब फलियां पीली होने लग जाए और फसल का जो तना है वो भी पीला हो जाए, तब उसकी कटाई कर ले। अर्थात फसल पकते ही उसकी कटाई कर ले। किससे, हसिया से। हसिया का मतलब कहता है दांती से, जिसको अपनी आम भाषा में कहते हैं दांतली, ठीक है ना। तो इससे कटाई कर ले। इसके बाद में देखना उपज देखिए आप लोग, उपज ईल्ड देखिए बेटा कि कितनी उपज प्राप्त होती है। तो शुद्ध फसल देखना, शुद्ध फसल
यहाँ पर नीचे देखिए आप लोग, इसको मिटा रहा हूं मैं। उपज देखिए आप लोग, उपज यहां शुद्ध फसल के लिए, शुद्ध फसल के लिए और दूसरा है मिश्रित फसल के लिए। दोनों के लिए अलग अलग है। मिश्रित फसल जो मैंने आपको बताया है कि 2 या 2 से अधिक फसलों, एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में 2 या 2 से अधिक फसलों को मिलाकर बुआई करना, ताकि भूमि की उर्वरा क्षमता बनी रहे, उसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित फसल थे। ठीक है ना, मिश्रित फसल के लिए। तो देखना यहां पर दोनों की आप लोग उपज देखेंगे तो देखना यहां पर 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होगा, और ये मिश्रित में क्या होगा, 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होगा। ये था उपज देखना। ये देखना शुद्ध फसल, जो आप लोग अकेली फसल की बुआई कर रहे हैं उसके लिए आप लोग पैदावार होगा 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर, और मिश्रित फसल के लिए होगा 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टर। देखिए बेटा, ये फसल आपकी कंप्लीट होती है। इस फसल को आप लोग अच्छी प्रकार से, जितने भी मैंने यहां प्रश्न बनाया है उनको आप लोग अच्छी प्रकार से तैयार करना। इस फसल का देखना, यहां पर क्वेश्चन बना रहा हूं, यहां पर देखिए अलसी की यहां पर अलसी की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ठीक है ना, यहां पर पॉइंट, ये क्वेश्चंस बना है, यहां पर 4 पॉइंट होंगे। ये देखिए आप लोग, 4 पॉइंट 4 नंबर के होंगे। ये चारों पॉइंट में कुछ भी हो सकता है बेटा। यहां जितनी भी मैंने फसल पढ़ाई है यहां पर पॉइंट देगा। ये 4 नंबर अंक है, वहां ये प्रश्न आ सकता है बोर्ड के अंदर, और आपसे पूछ सकता है, शॉर्ट प्रश्नों में पूछ सकता है, इसकी उचित किस्म बताइए, अलसी की किस्म बताइए, उन्नतशील किस्म बताइए, या फिर इसका बीजोपचार बताइए, या सिंचाई बताइए। ये 3-4 प्रश्न बन रहे हैं इसके अंदर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। तो देखना बेटा, ये अलसी की जो अंतिम तिलहनी फसल थी वो पूरी होती है। अब हम कल जो बात करेंगे फूडर्स क्रॉप के बारे में बात करेंगे, तो इसको देखना बेटा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, कमेंट्स करना और बेल आइकन को दबाना। धन्यवाद बेटा।